पार्लियामेंट के लिए आए हैं। पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंवरपुरा। गेट बंद है, बच्चों द्वारा खोले जा रहे हैं। लगाई होगी ना किसी की, यार कौन हो, कैसे आए सोचने के लिए ना। किधर पार्किंग किधर है बेटा गाड़ी? ये लिखा, सामने लिखा है पार्किंग कैंपस एंड लैब। बहुत सुंदर हरियाली है। सबसे पहले रमेश जी बाना दिखे। ऐसे कमर है बाना है। संसद का गेटअप है, वो अच्छा बना रखा है और 2 सुरक्षा गार्ड भी खड़े हैं। हमें चेक नहीं करोगे क्या? हैं? हमारे को भी करना चाहिए ना। नमस्ते जी, नमस्ते। सुंदर सेटअप बना रखा है, बहुत बढ़िया। आज के युवा पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आ रहे हैं। बच्चे काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं और एक नेचुरल वे में आ रहे हैं और सिक्योरिटी पॉइंट पे उनकी चेकिंग भी हो रही है। और इसके साथ साथ स्कूल मुझे बार बार देखने का मन कर रहा है, बड़ा सुंदर लगता है। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवंती। क्या रोल करोगे आज? और मैं मतलब नशे के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगी सरकार से। सरकार से? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरखा है। अच्छा, क्या रोल करोगे? मैं पक्ष की तरफ से हूँ। पक्ष की तरफ से हो? हाँ बेटा। मेरा नाम अरविंद है और मैं रेलवे मंत्री का रोल निभाऊंगी। रेलवे मंत्री है? रेलवे मंत्री का क्या काम होता है? रेलों को अलग अलग देशों में अच्छे तरीके से उनकी सुविधा लोगों की। देशों में या राज्यों में? राज्यों में। राज्यों में। हाँ, आपका क्या रोल है? आई एम डिस मिनिस्टर। अच्छा, क्या मिनिस्टर है? कृषि मंत्री। कृषि मंत्री का क्या काम होता है? किसानों को कोई तकलीफ ना हो, उनका ख्याल रखा जाए, उनको सही समय पर सही खाद और वो सभी चीज़ें उपलब्ध हो। आजकल किसानों की हालत को कैसा समझते हैं? बढ़िया है या ज़्यादा बढ़िया नहीं है? मतलब उनको निचले दर का समझा जाता है, पर लोग ये नहीं समझते कि उनके कारण ही हमारे को भोजन मिलता है, उनको अनाज उपलब्ध होता है। आप क्या रोल कर रहे हो बेटा? बोलो, नाम क्या आपका? एकता नाम है। तो आप तो एकता बना के रखो, है ना? क्या रोल है आपका? रिपोर्टर का सर। हैं? रिपोर्टर। रिपोर्टर हो आप? प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ इंडिया। अच्छा, प्रधानमंत्री ऑफ है, पीएम ऑफ है इंडिया। तो आजकल देश की स्थिति कैसी है? आजकल हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अच्छा। और जो किसानों की आय है वो हमारे लक्ष्य के कारण दुगनी होने वाली है जल्दी। हमारी विदेश नीति के बारे में क्या जानते हो आप? हमारी विदेश नीति बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो हमारे विदेश में हमारे जो संबंध है वो हमारे विदेश के साथ बहुत अच्छे हैं। रशिया जो हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसके जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। डोनाल्ड ट्रंप जो यूनाइटेड किंगडम आजकल जो अमेरिका कर रहा है वो कैसा लगता है? जो अमेरिका कर रहा है वो कई हद तक सही भी है और गलत भी है। अच्छा। उसके दोनों एडवांटेज भी देखेंगे हम, डिसएडवांटेज भी देखेंगे। डिसएडवांटेज। तो इससे लगता है कि आपको हमें अमेरिका जो अब हमारे साथ व्यवहार कर रहा है उससे हमारे देश को फायदा होगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि जो अमेरिका कर रहा है उससे कुछ ना कुछ हमें डिसएडवांटेज तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके साथ जो कई एडवांटेज हैं वो भी हमें मिलेगी। एडवांटेज में क्या मानते हो आप? एडवांटेज में हम ये मानते हैं कि जिससे जो अमेरिका है वो यह चाहता है कि हम व्यापार रशिया के साथ रोक दें, लेकिन जो हमारे रशिया के साथ संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो अमेरिका है वह रशिया और हम सबके साथ मिलकर हमारे देश की प्रगति करने में हमारा साथ दे। क्या हमारा मित्र कौन रहा है, रशिया या रूस या
ट्रस्ट रूस और रशिया अमेरिका रहा है। दोनों एक प्रकार से हमारे मित्र रहे हैं। दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। अच्छे संबंध रहे। ओके। हाँ जी, मैं विपक्ष का नेता बना। विपक्ष का नेता, तो आपको क्या कमी दिखती है सरकार में? सरकार में मुझे काफ़ी ज़्यादा कमी लगती है। हम्म। जैसे कि आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, किसानों को समय पर खाद नहीं दे रहे, उसी अच्छा। सब पर हम सवाल जवाब करें। सवाल जवाब करोगे आप? तो मतलब आपको संसद में, युवा संसद में सरकार को घेरने का पूरा प्लान बना रखा है आपने? जी, हमने पूरा लिखा हुआ है, अभी जो देश में गलत हो रहा है हम उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे। नहीं तो शोर शराबे में विश्वास रखोगे या तर्क के साथ बात करने में विश्वास रखते हो? जी, शोर ऐसी चीजें हम नहीं करेंगे। हम संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे और अपने कड़े सवाल पूछेंगे सरकार से, जिनका जवाब दे सकें तो देंगे, वरना। अच्छा, आपका क्या नाम बेटा? सन्नी क्या रोल करोगे? हम दर्शक के रूप में आए हैं। दर्शक के रूप में आपको लोकसभा देखनी है। थैंक यू बेटा। मेरे सामने हाँ कोई बात नहीं, आओ आओ। पॉलिटिकल साइंस के टीचर नहीं हंसेंगे तो हंसेगा कौन? ये मेरे बिरादरी के हैं, ठीक है ना? तो हमारी बिरादरी है पॉलिटिकल साइंस। हाँ मैडम जी। हाँ जी सर। कैसे चल रहा है आपका युवा संसद का बहुत कार्यक्रम? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सभी का पूर्ण सहयोग रहा है, सभी स्टाफ मेंबर्स का, हमारे प्रधानाचार्य जी का, जो कि अभी 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। मेरे को लेकिन पार्टी ऐसा में लग बुलाओगे नहीं क्या? रहा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे श्योर इंसान की पार्टी में मैं आना सर। चाहूँगा। बिल्कुल सर, आप अभी से ही इनवाइटेड हो। अच्छा। और हमें इतना हमारे कोऑपरेटिव को किया है इन्होंने कि हमें लग ही नहीं रहा ये रिटायर होने वाले हैं। अच्छा। वही जोश, वही जुनून, हाँ। वही उमंग, वही तरंग। थैंक यू मैडम। इस जी का अध्ययन अध्यापक और भी जो अध्यापक जिनको जो भी काम सौंपा गया सर, उन्होंने अपने हाँ ये काम तो सामूहिक है, अकेला व्यक्ति को तो मुश्किल होता है थोड़ा। सभी ने बहुत सहयोग दिया, सभी का आभार, सभी का थैंक यू मैडम। और युवा संसद को जो मजबूत और आधार देने वाले और पॉलिटिकल साइंस जो मैडम के साथ अच्छे से कंधे से कंधा मिला के चलने वाले दूसरे साथी मिले हैं। पिलानिया साहब। हाँ पिलानिया साहब, कैसी तैयारी आपकी? सर बहुत बढ़िया है, बच्चों ने अच्छी मेहनत की है। जब से हमें ये आदेश मिला है कि हमें एक युवा संसद का आयोजन करना है, तो बच्चों ने बहुत सारे, सभी बच्चे लगभग रेडी थे कि हमें भी लिया जाए, लेकिन जो हमारे पास लिमिट था कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनमें चुनकर लेके आए हैं। अच्छी मेहनत की। आगे आप बताएंगे कि क्या किया। नहीं पिलानिया साहब, मैं आपके स्कूल में आया, स्कूल में तो आके बड़ा खुश हूँ जी। युवा संसद कैसी है मैं बाद में वो बताऊंगा। सर आपसे बाद में हम पूछेंगे कि युवा संसद हमारी कैसी लगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं तथा आज की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करता हूं। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। जी अध्यक्ष महोदय, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जा रही है। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं प्रियंका, जो अम्बाला लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुता व एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। सांसद कुमारी मुस्कान को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? अहम मुस्कान सिरसा क्षेत्रात सांसद निर्वाचित अस्मि, शपथं गृह्णामि यत् संविधानं रक्षयामि, देशस्य प्रभुसत्ता च पालनं करिष्यामि। धन्यवाद। को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। भगवान सिंह, जो कि पटियाला निर्वाचन क्षेत्र तो चुनिया गया हाँ, रब दी सौ चुकदा हाँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा रखांगा
ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। पहले घटी एक बड़ी दुर्घटना की सूचना दूं। जैसा कि आप सबको पता होगा, आज से कुछ दिनों पहले 12 जून 2025 को अहमदाबाद विमानतल के पास विमान क्रैश की एक बड़ी दुर्घटना घटी। ये हादसा विमान टेक ऑफ के लगभग 3 सेकंड बाद हुआ और इस हादसे में 241 लोग प्लेन में व 19 लोग जमीन पर मारे गए। हादसे में मारे गए सभी लोगों के प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सांसद, अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना ने हम सभी को शोक में डुबा दिया। मैं इस दुख की घड़ी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा सदन को यह बताना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज यह सदन भी सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। धन्यवाद। नेता विपक्ष। अध्यक्ष महोदय जी, दुर्भाग्यवश ये जो घटना घटित हुई है, इसका दुख आप सबके साथ हमारे पूरे देश को भी है। मैं अपनी और अपने पक्ष की ओर से उन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा ईश्वर से यह भी प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनके परिवार गणों को इस दुख से लड़ने की शक्ति दे। धन्यवाद। दिवंगत आत्माओं की शांति के मैं आप सभी को नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल से मिलवाना चाहता हूँ। कुमारी प्रियंका, अंबाला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित गृह मंत्री। सुजल, पटना निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित रक्षा मंत्री। भगवान सिंह, पटियाला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित वित्त मंत्री। मुस्कान, सिरसा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित कृषि मंत्री। आज हमारे बीच केन्या से आए JS डिसल्वा और इंग्लैंड से आए हनी जॉनी ब्राम विदेशी मेहमान के रूप में मौजूद हैं। मैं इनका सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपना जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अपना जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये वे पंक्तियां हैं जिन्हें सुनते ही दिल दहल उठता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगी कि नारी पर होने वाले अत्याचार और घरेलू हिंसा के प्रति अब क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या नारी की स्थिति अब दिन ब दिन दयनीय होती जाएगी? अभी हाल ही की बात है, उड़ीसा में एक 15 वर्षीय लड़की को कुछ गुंडों द्वारा पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। ऐसा क्यों? सत्ता में आने से पहले इनकी सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाना दूर की बात है, इनकी सरकार से बेटियों को बचाया भी नहीं जा रहा। अभी हरियाणा 13 अगस्त के दिन हरियाणा राज्य के एक जिले भिवानी की एक लड़की मनीषा की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इनकी सरकार कुछ पैसों के लिए उस हत्या को आत्महत्या घोषित कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भला कैसे एक लड़की अपने मुंह पे तेजाब डालकर अपनी गर्दन को आधे से ज्यादा काटकर आत्महत्या कर सकती है? इसका जवाब है आपके पास? यदि हाँ तो जवाब स्पष्ट करें। महिला एवं बाल विकास मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को बताना चाहती हूँ कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर हमारी सरकार विशेष कार्य कर रही है। इस पर हमारी सरकार विशेष एक्ट बना रही है तथा कई कदम भी उठा रही है, जैसे नारी शक्ति एक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपराधिक कानून 2015, निर्भया फंड 2018, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, मानव तस्करी रोकथाम बिल। इन
करना चाहते हैं। नारी शक्ति एक्ट के तहत जो कोई व्यक्ति भी अगर किसी नारी को घरेलू हिंसा के लिए परेशान करता है तो सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। आज के समय में सरकार ने हर जिले में महिला थाने खोल रखे हैं और वहाँ की थाना प्रभारी भी महिला को नियुक्त किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक्ट के अनुसार नारी को जागरूकता के लिए प्रेरित किया गया है। उनकी शिक्षा दीक्षा पर बल दिया गया है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का सफल प्रयास किया गया है। आपराधिक कानून के अनुसार 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार करने पर अपराधी को मौत की सजा दी जाती है। निर्भया फंड, इस एक्ट के अनुसार इस फंड का उपयोग सीसीटीवी, महिला हेल्पलाइन, सेफ हाउस और फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उसका इलाज मुफ्त अभी चल रहा है। हमारी सरकार उन दोषियों को जल्दी पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। मैं जा रहा हूँ हमारे पूजनीय अन्नदाता की। हमारे पूजनीय अन्नदाता की मैं बात करने जा रहा हूँ, जो हमारे देश को बड़े आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि मैंने धोती कुर्ता पहना है। आप लोग यह भी सोच रहे होंगे कि मैंने यही पहना हुआ क्यों चुना। तो आज जब मैं संसद भवन में भाग लेने के लिए आ रहा था तो मेरे दादाजी श्री बलवंत गांधी जी ने मुझसे कहा कि बेटा, अगर तुम किसानों के बारे में बात करोगे तो तुम्हें उसी मिट्टी की पहचान में खड़ा होना होगा जिस मिट्टी से किसान जुड़े हैं। धोती केवल एक वस्त्र नहीं, भारतीय किसान की पहचान है। तो चलिए मैं अपने प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। तो सोना कब निकलेगा? जब हम आलू डालेंगे। और वो आलू कहाँ से आएगा? वो आलू आएगा एक गरीब किसान के खेत से। और उस गरीब किसान को आलू देने के लिए खाद की आवश्यकता होगी, और वो खाद इनकी सरकार किसानों को दे नहीं रही है। सांसदों, किसान दुखी है, किसान परेशान है। किसान अगर बोएगा नहीं तो खाएगा क्या? स्पष्ट करें। माननीय सांसदगण, जैसा कि विपक्ष ने कहा है कि किसानों में खाद मिल नहीं रही है और किसानों को खाद बांटी नहीं जा रही है, तो मैं विपक्ष को यह बताना चाहूँगा कि वह जनता में भ्रम फैलाना बंद करे कि किसानों में खाद मिल नहीं रही है और किसानों को खाद बांटी नहीं जा रही है। आज के दिन हमारे पास 300 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है, जो कि किसानों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है। मैं विपक्ष को बताना चाहूँगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसान कहीं से भी खाद ले सकता है। हमने नए ऑनलाइन ऐप व पोर्टल जारी किए हैं, जिनके तहत किसानों को समय समय पर यह जानकारी मिलती रहती है कि कब कौन सी जगह पर कितनी मात्रा में खाद उपलब्ध है। तथा मैं विपक्ष से आश्वासन रखता हूं कि वह जनता में भ्रम न फैलाए कि किसानों को खाद मिल नहीं रही है और उन्हें बांटी नहीं जा रही है। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि ये जुमलेबाजियां बंद कीजिए। अगर आपके पास 300 लाख मीट्रिक टन खाद है तो आप किसानों में बांटते क्यों नहीं है? अगर किसानों को खाद मिल रही है तो ऐसा क्यों है कि किसान धरना देने पर मजबूर है और वो सड़कों पर आ गया है? सांसदों, मैं हरियाणा प्रांत का रहने वाला हूँ। वहाँ पर तो खाद का कोई नामो निशान नहीं है, और पंजाब और राजस्थान वहाँ पर भी कोई खाद का नामो निशान नहीं है। और जहाँ तक रही बात भ्रम फैलाने की, तो मैं भ्रम फैलाने वालों में नहीं, भ्रम को तोड़ने वालों में से हूँ। जैसे आपका एक भ्रम अभी तोड़ता हूँ जो आप मन ही मन पाले बैठे हैं। मुझे देखिए, आप ऐसे छोटे छोटे भ्रम जो सरकार फैला रही है उन्हें भी हम तोड़ देंगे। फिलहाल आप स्पष्ट कीजिए कि किसानों को खाद क्यों दी जा रही है, क्यों नहीं मिल रही है? अगर थोड़ी बहुत खाद मिल भी जाती है घंटों तक लाइन में लगने के बाद, वो भी बिल्कुल नकली। बताइए किसानों को खाद कब उपलब्ध कराई जाएगी? स्पष्ट करें। विपक्ष यह सिर्फ एक भ्रम, जनता में एक भ्रम फैला रहा है कि लंबी लंबी लाइनें लगी है। कहीं पर भी कोई भी लंबी लाइनें नहीं लगी है। जो लंबी लाइनें लगी है वो हमारी कृषि विशेषज्ञ टीम से सलाह लेने के लिए लगी है। हमने नई कृषि विशेषज्ञ टीम का गठन किया है, जो किसानों को समय समय पर यह जानकारी देती रहती है कि कब कौन सी खाद कितनी मात्रा में खेतों डालनी चाहिए। जो हमारी कृषि विशेषज्ञ टीम है, उन्होंने गुणवत्ता वाली खाद उपलब्ध करवाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमारी सरकार किसानों को गुणवत्ता वाली खाद उपलब्ध करवाने में निरंतर कार्यरत है।
तथा विपक्ष यह सिर्फ एक भ्रम फैला रहा है कि किसानों में खाद मिल नहीं रही है। और जहां तक विपक्ष ने है बात कही है कि नकली खाद है, वो भी हमारी ही कृषि विशेषज्ञ टीम ने राजस्थान के एक क्षेत्र में छापा मारकर दोषियों को सलाखों के पीछे किया है। तथा मैं सभी सांसदगण को यह आश्वासन दिलाता हूं कि हमारी सरकार किसानों में गुणवत्ता वाली खाद उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। के भाषण में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाइयों और बहनों, किसानों की आय दोगुनी हो जाएंगी। अगर ये सच है कि किसानों की आय दुगनी हुई है, तो ऐसा क्यों है कि किसान इतना परेशान है और सड़कों पर आ गया है? किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है जिस हिसाब से इनकी सरकार चल रही है ना, किसानों की आय दुगनी होने की बजाय आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बताना चाहूंगा कि जो हमने 2016 में किसानों की आय दुगनी करने का जो वादा किया था, उस पर हम निरंतर कार्यरत हैं। यह एक बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन हमारी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेक योजनाओं का गठन किया है तथा उन्हें सुचारू रूप से चलाया भी है। जैसे किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान के खाते में 6,000 रुपए प्रति वर्ष डाले जाते हैं, जिनके तहत उन्हें तथा नई टेक्नोलॉजी के उपकरण व बीज लाए हैं। इनके तहत किसानों की आय जल्द ही दुगनी हो जाएगी। मौजूदा सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए भीषण नरसंहार को आज लगभग 4 महीने हो चुके हैं, जिसमें 26 निर्दोषियों की जान चली गई। उस आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले वो 4 आतंकी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं? जब हमारे पास इतनी बड़ी इंटेलिजेंसी टीम है, तो फिर कैसे वो लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए? क्यों हमारी पुलिस और सेना समय पर नहीं पहुंच पाई? जब वहां की सरकार को पता था कि यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, तो फिर वहां के लोगों के लिए कोई पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं किया गया? आज इतने दिनों के बीत जाने के बाद भी उन आतंकवादियों का कुछ पता नहीं चला और सरकार ने 2-4 आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन परिवारों के जख्मों पर लीपापोती करने का काम किया। क्या इतना ही काफी है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए क्या है जिनमें से किसी ने अपना पति, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना बेटा या किसी ने अपना बाप खो दिया? स्पष्ट करें। मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को बता देना चाहूँगा कि हमारी सरकार और सेना ने वहाँ के चप्पे चप्पे की तलाशी ली और उन आतंकवादियों के घरों को ढूंढकर तबाह कर दिया। जिन कैंपों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया। कश्मीर के साथ साथ हमने उन सभी स्थानों की भी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की है जहां पर्यटक स्थल है। हमारी सरकार यह बात फिर से दोहरा रही है कि हम ऐसे हमलावरों को चुन चुन कर सजा देंगे। हमारी सेना, पुलिस बल, स्पेशल फोर्स में वहाँ ऐसे हमले भविष्य में ना हो, इसलिए प्रयासरत है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 22 अप्रैल को मात्र 22 घंटों में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता को यह बताना चाहता हूं कि हमें हमारी सरकार, सेना पर गर्व है जिन्होंने उन आतंकवादियों को उनके सही स्थान पर पहुंचा दिया है। धन्यवाद। माध्यम से सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि किसानों की आत्महत्याएं लगातार क्यों बढ़ती जा रही है? जैसा कि हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि किसानों की जरूरतें पूरी न होने के कारण वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो रही है। राष्ट्रीय कानून अपराध रिकॉर्ड से पता चलता है कि सन 1995 से 2022 के बीच 2,94,438 किसानों ने आत्महत्याएं की थी और 2014 से 2022 के बीच 9 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 10,04,74 हो गई है। किसान आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर? के माध्यम से सभी सभासदों को यह यादगार कराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने किसानों के लाभ व उनकी आत्महत्या को रोकने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि सिंचाई के लिए नहरों को पक्का करवाना व 1 साल का ब्याज माफ करना और इसी के साथ साथ हर साल किसान के
खाते में किसान सम्मान निधि रूप में 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। धन्यवाद। तो हमारे कार्यकाल से लागू है। वास्तव में सरकार ने किसानों के लिए नया क्या किया है, स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्षी दल की तो अपने गड़ियाले आंसू बहाने की आदत ही नहीं जाती। यह इन्हीं की गलत नीतियों का नतीजा है जो आज किसानों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी दल को किसानों के नहीं अपितु अपने वोटों के हर्ष की चिंता है। मैं वादा करती हूँ कि हमारी सरकार जल्द ही किसानों के लाभ व उनकी आत्महत्या को रोकने के लिए योजनाएं बनाएंगी तथा उन्हें लागू करेंगी तथा किसान की वृद्धि में आय भी करेंगी। धन्यवाद। वहाँ पर ध्यान दी कि सड़कों पर काफी ज्यादा आवारा पशु घूम रहे थे। आवारा पशु हमारे देश में एक गंभीर चर्चा का मुद्दा है। आवारा पशुओं के कारण हमारे देश में काफी ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं और हमारे वित्त मंत्री पिछले हफ्ते अमेरिका घूमने गए थे। क्या वहाँ पर उन्होंने सड़कों पर सांड घूमते हुए देखा? बताएं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आवारा पशु के लिए अनेक से कदम उठाए हैं व योजनाएं भी बनाई हैं जो कि सफल भी रही हैं। हमारी सरकार ने आवारा पशु के लिए गौ आश्रयों को स्थापित किया है तथा गौशाला भी बनवाई हैं जिनमें सरकारी व बूढ़ी गौओं का रख रखाव किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं विपक्षी दल को यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में लगभग 11.84 लाख मवेशी थे जिनमें से राज्य में 6,222 गौशालाएं कार्यरत थी जिनमें 8.55 लाख आवारा पशु रखे गए। यह बताया कि वे हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हम उन्हें यह भी बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने आवारा पशु के लिए हरियाणा में क्या क्या योजनाएं बनाई हैं वे क्या क्या कदम उठाए हैं। हमारी सरकार का उदाहरण के लिए हम यह बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार का वर्ष 2014 से पहले हरियाणा में केवल 2 करोड़ ही बजट था जिनमें से हमारी सरकार ने वृद्धि करके 595 करोड़ तक पहुंचा दिया है। सरकार ने हरियाणा प्रांत के सिरसा जिले में गौशाला विकास के लिए 9,000 माननीय अध्यक्ष महोदय जी 9,000 करोड़ की बजट आवंटित की है जिससे आवारा पशुओं की स्थिति को बेहतर किया जा सके। जैसे कि विपक्षी दल के नेता ने हमें बताया कि हमारे देश में सिरसा को दिया है गौशाला विकास के लिए तो हमारी सरकार ने इस पर यह सोच कर दिया कि आवारा पशु की वृद्धि को कम किया जा सके तथा दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। धन्यवाद। देश को आगे बढ़ाना है, यही लक्ष्य है, यही है मेरा, नशे को दूर भगाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में नशे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी नशे की शिकार होती जा रही है। नशे की लत ने हमारे देश के नौजवानों को इस तरह से जकड़ रखा है जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जकड़ता है। अध्यक्ष महोदय, नशा एक ऐसी समस्या है जिसमें नशा करने वाले के साथ साथ उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। यदि परिवार बर्बाद होगा तो यह समाज नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा तो यह देश बिखरता चला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि कौन है यह नशे के सौदागर जिसने यह नशा बनाया है जो कि घर समाज देश को खोखला करता जा रहा है। क्या ये सरकार को पता नहीं है? क्या वो जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं? सरकार के पास इसका कोई जवाब है तो स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहूँगा कि नशे के प्रति हमारी सरकार बहुत कुछ कार्य कर रही है। NDPS एक्ट के तहत नशे पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। लगातार नशा माफियों की धरपकड़ की जा रही है। पुलिस विभाग के साथ साथ नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना की है जो अपने स्तर पर प्रयासरत है। यूपी में नशे की समस्या बहुत ज़्यादा होने के कारण यूपी में योगी सरकार द्वारा
नशे के प्रति बहुत अभियान चलाए जा रहे हैं। यूपी पुलिस द्वारा नशा तस्करों के संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। नशा तस्करों को गिरफ्तार करके उनसे करोड़ों रुपए के मूल्य अवैध पदार्थों को भी जब्त किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहूंगी कि सरकार ने आंतरिक शांति के नाम पर देश में आंदोलन चला रखे हैं, जो कि नक्सल आतंकवाद को खत्म करना है। इस आधार पर रोज निर्मम हत्याएं हो रही हैं, लोगों से उनके घर व जंगल छीने जा रहे हैं और पुनर्वास की कोई योजना दिखाई नहीं दे रही। अगर अध्यक्ष महोदय, अगर लोगों से उनके घर व जंगल छीन लिए जाएंगे तो वो रहेंगे कहाँ? सरकार की स्पष्ट है। गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि आदिवासियों को उनकी जगह लौटाने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय संविधान आदिवासियों को विशेष सुरक्षा व अधिकार प्रदान करता है, जिनमें अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के आर्थिक व शैक्षिक हितों का बढ़ावा, 5वीं व 6ठी अनुसूची। भारतीय संविधान आदिवासियों को ये सुरक्षाएं प्रदान करता है। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं लागू करवा दी गई है व आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार बहुत सी नीतियां व परियोजनाएं बना रही है। धन्यवाद। जल जंगल जमीन ये उनकी पहचान है, जल जंगल जमीन ये उनकी पहचान है। सरकार की नीतियों से वे हो रहे परेशान हैं। हम कहते हैं ये अन्याय है, हमारी आदिवासियों की सुनो, ये पुकार है हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय। कितने कदम उठाए जाने के बाद भी सन 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं। 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया है। 85 दिनों के अंदर 133 नक्सली मारे जा चुके हैं, जो कि पिछली बार से 67 की वृद्धि से है। सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आदिवासियों को अगर कोई व्यक्ति अभी भी ऐसा करता हुआ मिलता है तो सरकार द्वारा उस पर सख्त एक्शन लिया जाता है। उनकी राय व परियोजनाओं को लागू किया गया है। अगर कोई व्यक्ति भेदभाव व शोषण करता है तो सरकार द्वारा उस पर सख्त एक्शन लिया जाता है। इससे लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ हुआ। धन्यवाद। पुलिस ने मेरी गाड़ी को रोक लिया, जबकि मेरी गाड़ी पर VIP नंबर भी लगा दिखाया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे घंटे तक रोके रखा। यह एक संसद द्वारा विशेष अधिकारों के हनन करने का मामला बनता है। अध्यक्ष महोदय जी, इसके लिए सरकार को बड़े निर्देश दिए जाएं। से खेद प्रकट करती हूँ और इनकी शिकायत विशेषाधिकार हनन समिति को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मैं संसद का ध्यान उनमें भी भाषा विवाद को दिलाना चाहता हूँ, जिसे मायानगरी का भाषा विवाद भी कहा जाता है, जिसमें मराठी और हिंदी भाषी आबादी के समुदायों के बीच तनाव एक मुद्दा है। यह विवाद मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मराठी भाषा के प्रभुत्व और हिंदी भाषी आबादी के बढ़ते प्रभाव से जुड़ा है। मेरा सदन से अनुरोध है, इस मसले पर विचार विमर्श के लिए सदन की कार्यवाही को रोक दिया जाए। धन्यवाद। इस मामले पर चर्चा चाहते हैं से यस, जो चर्चा नहीं चाहते से नो। सभी दस्तावेज संसद के पटल पर रखे। महिला एवं बाल विकास मंत्री अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखे।
के लिए स्थगित की जाती है। प्राचार्य महोदय, अध्यापकगण व नई कैबिनेट मंत्रीगण प्रांगण में पहुंचने पे और धन्यवाद भी करते हैं। चाहे वो एक विभागीय शेड्यूल था, ये शेड्यूल है जिसके माध्यम से आज उनसे रूबरू होने का मौका मिला है, लेकिन हम अपने आपको भाग्यशाली समझते हैं कि हस्तियां आज हमारे बीच में है। तो मैं आपसे जो आपके सामने वीडियोग्राफी कर रहे थे सर, आपको जो सुनना अच्छा लगेगा वो बता दूं कि आप बहुत जबरदस्त कंपटीशन में हो। सिरसा ब्लॉक के जबरदस्त कंपटीशन। अब मैंने जो वीडियो बनाई है वो मैं इसलिए भी बनाता हूँ कि कई बार 50 मिनट में फैसले नहीं होते, किसी ध्यान भटक जाए तो ये मैं घर जाके 2-3 बार देखता हूँ कि जो कमी मुझे 50 मिनट में दिखी नहीं या जो अच्छाई मुझे 50 मिनट में नहीं दिखी, उसको मैं घर में बड़ी एलईडी में जाके उसको देखता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए। और मेरा एक हमेशा लक्ष्य रहा है, बच्चा चाहे नर्सरी चोपटा का हो, चाहे डब्बाली का हो, चाहे कंवरपुरा का हो, मेरे लिए तुम सारे बेटा बेटी हो। और कोई भी माँ बाप को अपने बेटे या बेटी में कोई फर्क नहीं होता। जो बेटा बढ़िया होगा, जो कर्म बढ़िया करेगा, बढ़िया बोलेगा, वो आगे जाएगा। तो ये मेरी इच्छा रहती है। मैं 5 साल से यूथ पार्लियामेंट में जुड़ा हुआ हूँ। शुरू वाली साल में मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी तो मैंने वो डिंग डाइट को भी अवगत करा दिया था कि सिरसा सारा हमारा है, बच्चे सारे हमारे हैं, जो योग्य हो वो आगे जाए और जो बच्चा योग्य होगा वो सिरसा का नाम रोशन करेगा। अब सिरसा की टीम 500 में से कोई एक आती है, वो एक स्कूल की टीम नहीं है, वो उस ब्लॉक की टीम है। और जब 7 टीमें लड़ेगी आपस में, वो 7 में से जब हम डिस्ट्रिक्ट में एक निकालेंगे तो वो टीम है वो जिले की हो जाएगी और उसका इंचार्ज मैं बन जाऊंगा। तो कैसे कह सकते हैं कि मैं जन्मा नाथसरी में तो नाथसरी मेरा है, मैं डबाली कंवरपुरा में कभी आया नहीं तो ये मेरा नहीं है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सारा सिरसा जिला मेरा है। और मेरा अगली साल रिटायरमेंट है तो मेरा भरसक प्रयास है कि सिरसा कमिश्नरी में भी जाए और हरियाणा स्टेट लेवल पर भी जाए वो, और स्टेट लेवल के बाद जो टीम जीतेगी वो जाएगी वास्तव में लोकसभा में। वो वैसे ही बैठेंगे जैसे विपक्ष और पक्ष बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होंगे, लेकिन वहां मार्शल वो नहीं होंगे, ओरिजिनल वाले होंगे। सारा सेटअप उनका होगा और हमारे सारे बच्चे वहां 50 के 50, 55 जो भी हैं वो सारे जाके वहां देखेंगे। तो ये गौरवान्वित विषय होता है एक स्टेट के लिए कि वो लोकसभा में जाके बैठे। और तुम वहां जब बैठे होगे लोकसभा में तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे मेरा बेटा बेटी उस लोकसभा में पहुंच गए। और ये जो युवा संसद है ये लागू क्यों की गई, ये स्कूलों में क्यों लाएगी? हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ी गड़बड़ है। हम रोजाना लोकसभा में क्या सुनते हैं? चिल्ला चिल्ली, कागज फेंकना, शोर मचाना। और मुझे तो जब हरियाणा में यूथ पार्लियामेंट करा रहा हूं तब कुछ युवा संसद में जाता हूं तब भी वह वैसा करते हैं। वो वैसा ना हो इसलिए तो युवा पार्लियामेंट कराई जाती है। हम लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा शासन है लोकतंत्र, क्योंकि हमें अपनी बात कह सकते हैं। संविधान की धारा आर्टिकल 19 में 7 बातें थी मूल रूप से, अब 6 है। वो 6 का पालन केवल भारतीय ही कर सकता है। तो युवा पार्लियामेंट क्यों कहा? क्योंकि हमें बोलने की अभिव्यक्ति है, बोल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन तर्क के साथ। स्वतंत्रता हमें है, स्वतंत्रता का उपयोग करना, उपभोग करना लोकतंत्र का पहला गुण है। लेकिन
स्वतंत्रता हमारी वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है। तो दुनिया में सारी पॉजिटिव चीज अच्छी होती है, सारी नेगेटिव चीज खराब होती है, लेकिन स्वतंत्रता नेगेटिव अच्छी होती है, नकारात्मक। 11वीं के पॉलिटिकल साइंस और 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के बच्चे तो समझते होंगे, उनके अध्यापक ने बताया होगा स्वतंत्रता नेगेटिव अच्छी होती है, क्योंकि वहां हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है जहां किसी और की स्वतंत्रता शुरू होती है। तो ये कब होता है? जब हम अपनी बात ठोस रूप से कहें, मजबूत कहें और तर्क के साथ कहें। यदि हमारे तर्क में दम होगा तो हमारी लोग बात सुनेंगे। कई बार जब भाषण देने लोग खड़े होते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, तो एक स्पीकर स्टेज सेक्रेटरी से बोलता है, अब हमारे नेताजी आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आज उनका भाषण जरूर ध्यान से सुनेंगे और कोई गलती हो तो माफ करेंगे। ये बातें हम स्कूलों प्रार्थना में बोलते समय भी कह देते, बेटा कभी मत कहना, आपकी गलती कोई क्यों सुनेगा, आपको माफ कोई क्यों करेगा। जब आप स्टेज पर मौका मिले तो आप तर्क के साथ बोलिए। यदि आप तर्क के साथ बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बोलेंगे, तो लोग सुनने वाले आपको मिल जाएंगे। तो आपने बहुत अच्छा रोल किया, सब बच्चों ने अच्छा रोल किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो महसूस हुआ वो ये कि आपने युवा संसद को रियल पोलिटिकलाइज कर दिया। सब बच्चों को ये चीज अच्छा लगेगी, लेकिन उनकी मैडम को सोचना पड़ेगा कि हमें उन विषयों के नहीं जाना जो ज्वलंत विषय हो। हमें हमारा उद्देश्य है बच्चों को पार्लियामेंट्री बातें बताना, ताकि आज नहीं 75-78 साल के बाद नहीं, जब तक तुम बड़े हो तब तुम्हारी शादियां हो जाएंगी, तब तुम्हारे बच्चे होंगे, तो वो एक ऐसी खुली सांस लेंगे कि वो अपने बात कहने का हक रखेंगे। आज 2000 से पहले बेटे मैं अपनी बात रखने का ज्यादा ढंग नहीं था। इंटरव्यू होते थे, इंटेलिजेंट बच्चे को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता था और सिफारिश पर्ची पर पैसे लगते थे, ऐसा होता था। अब सौभाग्यशाली हुआ, और वो कोई ऐसा नहीं है कि राजनेता सुधर गए। राजनेता किसी भी पार्टी का हो, वो अपने काम जो करते हैं वो करे बगैर नहीं मानते हो। लेकिन अब बदलाव कैसे आया है? आज मेरे बच्चे अवेयर हो गए। यदि कोई मुख्यमंत्री ये कहेगा कि मैं 500 की नौकरी लगा दूंगा, तो वो एक बच्चा कोर्ट में चला जाएगा, कहेगा जी जज साहब मुझे भी मौलिक अधिकार जो संविधान में लिखे उनके अनुसार समानता थी अवसर प्राप्त करने की, मुझे नौकरी क्यों नहीं देगी? मैं योग्य था, जो नौकरी लगा वो अयोग्य नहीं है मेरे जितना, तो मुझे नौकरी क्यों नहीं देगी? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी फैसला लेना पड़ता है कि जो नौकरी दी गई है, जो काम दिया गया है वो सही नहीं है। ये सबसे बड़ा अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार में हमारे जो अनुच्छेद 32 है उसमें लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति हमें अवसर की समानता से वंचित नहीं कर सकता। ये मौलिक अधिकार, ये कर्तव्य, ये राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, ये बेटा 12 महीने पढ़ के परीक्षा देके पास होने के लिए नहीं होते। ये होते हैं अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए। यदि आप सीखोगे तो सब कुछ सीख जाओगे, और यदि आपने पढ़ाई मार्क्स में पेपर देके और नकल मार के आगे बढ़ने की कोशिश की तो आप अपना जीवन में बहुत पीछे रह जाओगे। तो आप पढ़ो, परीक्षा होती है, सिस्टम है, लेकिन आपने हमेशा सीखने का प्रयास करना है। तो और आप में क्या सुधार हो सकता है? पूर्णता तो किसी में होती नहीं। जैसे मेरे छोटे साथी हेमराज, मुझे 2 बातों से मुझे बहुत याद रहते हैं ये। एक तो कहते हैं कि पूर्णता कभी नहीं होती, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक ये कहते हैं कि जब भी कोई खेल, कोई प्रतियोगिता होती है तो जीतते तो हैं, हारता कोई नहीं। ये इनकी बात मुझे अच्छी लगती है। तो हारता नहीं तो क्या होता है? सीखते हैं। अब मैं बच्चों को हमेशा कहता रहता हूँ बच्चों सीखना है, और तब हमें इमरान से पता लगा कि सीखना कितना जरूरी है, क्योंकि हारना तो है ही नहीं।
और जब जिस दिन हमें ये पता लग जाता है कि हमारे में ये थोड़ी सी कमी रह गई और हमें ये नहीं आता, तो मतलब 50% आ गया। हमने आज ये तो सीख लिया मुझे नहीं आता, कल तो ये भी नहीं पता था मैं क्या नहीं आता, तो सीखोगे कब? जब आपको पता लगेगा कि मुझे ये नहीं आता। पढ़ाई के लिए थोड़ा बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने शुरू करो और तर्क के साथ। अपनी कक्षा में अध्यापक से भी प्रश्न पूछा करो, घर टेक्स्ट बुक पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा अध्यापक के लिए प्रश्न लेके आओ। और सबसे अच्छी खुशी मुझे आज तब मिली, मैं आपके प्रिंसिपल महोदय की बहुत बड़ाई सुनता था, अध्यापक बहुत अच्छे हैं, तो मुझे आज ऐसे शख्स के दर्शन भी हुए जो प्रिंसिपल के रूप में मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता। ये एक अध्यापक अच्छे हैं और वो ये बात में 2010 के बाद यानी 15 सालों से सुन रहा हूँ। तो आपके प्रिंसिपल के लिए एक जोरदार ताली। और एक आपके बाना साहब, वो तो मेरे खूब जानकार हैं, एक अच्छे अध्यापक हैं। आपकी मैडम की पॉलिटिकल साइंस और उनके साथी सुबॉर्डिनेट के रूप में काम करके दोनों ने जितना बेहतर संसद युवा संसद को सजाया है, मैं दोनों भाई बहन को मुबारकबाद शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान जो बच्चों के लिए इस तरह के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं, भगवान उनके घर खुशियां जरूर लेके आता है, उनकी मंगल कामनाएं होती है और उनके बच्चे बड़े होकर कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, जब कोई अध्यापक सारे बच्चों को अपना बेटा बेटी मान लेता है, तो ईश्वर उसके बेटा बेटी को खुद का मान लेता है और एक दिन वो अवश्य कामयाब होते हैं। और ये मैं इस प्रकार का मैं सर्वे भी कर रहा हूँ। ऐसा सर्वे करते करते मैं 390 अध्यापकों तक पहुँच गया हूँ कि जो अध्यापक जिन्होंने अपना जीवन बच्चों के लिए लगाया है, उनके सारे बच्चे कामयाब हैं। तो उन सभी आज तक जिनको देखा, ऐसा नहीं है आज के बाद है नहीं, मैं और भी देखना चाहता हूँ, ऐसी लिस्ट लंबी करना चाहता हूँ, लेकिन जितनों को मैंने देखा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, शुभकामना मांगता हूँ कि उनका परिवार सदा खुशी रहे, उनके बच्चे खुश रहे, क्योंकि वो गरीब बच्चों के लिए, जरूरतमंद बच्चों के लिए लगे हुए हैं। और शिक्षा ही ऐसा साधन है, हमारे विद्वानों ने कहा है, शिक्षा ही ऐसा साधन है जो हमारे घर की तस्वीर बदल सकता है, बाकी कुछ नहीं है। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं भी एक साधारण घर का, जैसे आप घर से आते हैं ऐसे ही घर का लड़का था। आज मैं आपको पढ़ा के मैं भी एक अच्छी जगह पहुँच गया हूँ, एक गाड़ी भी रखता हूँ, अच्छा सा घर भी है, अच्छे से बच्चे भी हैं। तो ये सारी ईश्वर की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नायक मंडल के सदस्य माननीय श्री जगदीश जी, श्री हेमराज जी, हमारे विद्यालय प्राचार्य जी, समस्त स्टाफ सदस्यगण और हमारी युवा संसद के प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको सभी विद्यार्थियों को इस बेहतर प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आपका रहा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस युवा संसद के प्रशिक्षण से लेकर आज निर्णायक मंडल की भूमिका में हमारे साथ रहे मेरे साथियों का, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन और इन्होंने जो जो कार्य इस युवा संसद को करवाने में किया है, इनका सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ, इनका धन्यवाद करती हूँ कि किस पॉजिटिव एटीट्यूड से हमें इस युवा संसद को करवाने में कुछ रुकावटें हमारे सामने आई। उन रुकावटों को ना तो विद्यालय प्रशासन भी ठीक कर पा रहा था, क्योंकि विभागीय आदेश ही ऐसे थे। कभी गेम्स ने हमारे बहुत लोग खुशी हुई कि किसी बहुत बढ़िया घटना रिजल्ट का एक दिन मैं मैडम भाटिया जी, फलानिया जी, मनमन जो बताई देना जिन्होंने तैयारी कराई कि जी थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई मैंने पूरी हुई है
सर के आगे छोड़िए, सर बोल रहे हैं उसके आगे छोड़िए। मेरे वालों जो भी हो कोई भी जरूरत किसी प्रकार की मैं हमेशा करेगा। मैं अपने वालों सारे स्टाफ मेंबरों को निराश होगा कि मेरा ये करना।